मानव महान की शिशक्ति, मानवता अनैतिक कहर से कहरती नैतिकता। स्वार्थ का बीज पौधा से पादप हुआ, जिसकी साया में फलती पनपती दानवता। अपनों में अपनों का अपनत्व नाही, अपना ही अपनों का गुलशन जलाता। अपना है अपना मगर क्या है नीयत, अपना ही खतरे की घंटी बजाता। अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर की स्थापना 1988 में हुई और 88 से लेकर ये रजिस्ट्रेशन हमको मिला 1992 में। पढ़ाई में भी और सर्विस में भी मैंने बिरहे के प्रति जो मेरा आकर्षण था वो कम नहीं हुआ। इस कला के संवर्धन के लिए जी समिति क्या कर रही है? हमारी विधा जो ये बिरहा है सशक्त विधा है, इसको ऐसा बनाएंगे कि इसके प्रति सभी लोगों का आकर्षण बढ़े। प्रतिस्पर्धा वाली बात कलाकारों में कम होने लगी। तो हमारे जन्म से पहले हमारे परिवार में कोई क भी लिखने वाला नहीं। 1.5 वर्ष तक पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने कॉल ही नहीं किया गया कि तो ऐसा मेरिटोरियस लड़का है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। बिरहे के प्रति आपका जो लगाव है जी, वो कैसे बना और कैसे परवान चढ़ा? गांव घर में अगर बिरहा गाने वाले लोग आ जाते थे तो सब काम धाम छोड़कर और बिरहा सुनने में चला जाता था। बिरहा एक महान विधा है और उसकी बहुत बड़ी विरासत है। लगभग ज्ञात इतिहास बिरहे का जब गुरु बिहारी से शुरू होती है तो वह अभी अपनी 1.5 शताब्दी लगभग पूरे करने के मुकाम पर पहुंच गई है। उस विरासत को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के प्रयास किए। बनारस में भी कई लोगों ने काम शुरू किया है और गाजीपुर जनपद में भी और दूसरे जनपदों में भी इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अभी उनकी कोई ठोस डिमांड और बिरहा को उसकी विरासत को संभालने और उसको संयोजित करने का बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। फिर भी प्रयास जारी है। गाजीपुर जनपद में अखिल भारतीय बिरहा एवं लोकगीत समिति का गठन किया गया, जिसके मंत्री श्रीनाथ यादव गाजीपुर के निवासी हैं और वे डाक विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उस संस्था की तमाम सारी गतिविधियों और उस संस्था के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उसके साथ ही यह भी बात करेंगे कि बिरहे को लेकर जो अभी कोशिशें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आपका स्वागत है श्रीनाथ जी। ये मुझे बताइए कि यह जो समिति है अखिल भारतीय बिरहा एवं लोक संगीत जी समिति जी, उसकी स्थापना कब हुई और कौन कौन लोग उसके पीछे थे? अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर के विषय में आपने जो चर्चा की है, इसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और यह कि आपने बिरहा के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपने एक कदम उठाया है, इसलिए और भी आपको मैं भूर भूर धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और जिस चीज़ को आपने जानना चाहा है, अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर की स्थापना 1988 में हुई जी। और उसमें चूँकि मैं गाजीपुर में ही डाक विभाग में कार्यरत था और बिरहा गाने बजाने का कार्य मैं बचपन से ही 1963-64 से कर रहा था। बिरहा के प्रति मेरे मन में बहुत बड़ा आकर्षण था। पढ़ाई में भी और सर्विस में भी मैंने बिरहे के प्रति जो मेरा आकर्षण था वो कम नहीं हुआ। हमने ये पाया कि बिरहा के अंदर ऐसे कवि थे उस समय जो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो बिरहा लिखते थे। और तत्कालीन गायक भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिरहा सीख कर पंक्ति बाई पंक्ति, शब्द बाई शब्द अक्षरशः सही याद करके वो गाते थे। और आपस में बिरहा को लेकर उस समय तो बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था, बड़ा अच्छा तालमेल था कलाकारों में और एक मुकाबला हुआ करता था, प्रतिस्पर्धा मंच पर देखने को मिलती थी। लेकिन कहीं कहीं जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए तो कहीं कहीं ये मिलता था कि काश अगर हम कलाकारों में शैक्षिक योग्यता होती ना, तो वो सोना में सुहागा हो जाता और बिरहा अपनी अंतिम पराकाष्ठा को पहुंचती। तो जब मैं गाजीपुर में सर्विस करने लगा पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो सभी कलाकारों से तालमेल था। इसके पहले वाराणसी में एक बिरहा लोकगीत परिषद चलता था,
लेकिन वो भंग हो चुका था। तो मेरे मन में एक भावना आई, संगठन के प्रति मेरे मन में एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी और संगठन में एक बहुत बड़ा बल हुआ करता है। तो हमने ये सोचा कि बिरहा जगत से जुड़े बिरहा कलाकारों का, बिरहा कवियों का अगर एक समूह के रूप में एकत्रित करके एक संगठन बना दिया जाए तो इसका विकास अपने आप होने लगेगा। उस पहल में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो 1988 में इसके लिए मैंने एक चर्चा की। अभी हमारे अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर के अध्यक्ष महोदय श्री सूबेदार यादव जी और मैं वहाँ था, और तत्कालीन गायक श्री जतिराम राम और एक विक्रमा यादव जी थे, और भी 10-15 कलाकार थे। मैंने सभी लोगों को एकत्र किया और यह विचार रखा कि क्या हम लोग बिरहा के क्षेत्र में एक संगठन की स्थापना कर सकते हैं, तो इससे हमारा विकास होगा, बिरहे का विकास होगा और सामाजिक स्तर भी हमारा बढ़ेगा। क्योंकि कलाकार जो होता है उसको समाज में एक उपदेशक के रूप में भी लिया जाता है। जो बिरहा उगाता है उसमें एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को करके एक कथानक होता है जिसका एक लक्ष्य होता है, उसको हम समाज में श्रोताओं के सामने गीत संगीत के रूप में परोसते हैं और उसके माध्यम से एक संदेश देते हैं। तो अगर हम लोग एक जगह हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया और 1988 में प्रधान डाकघर में कॉलोनी थी, वहीं मैं रहता भी था अपने परिवार के साथ। वहीं 1988 में भी, मार्च 1988, इतने ही लोग बैठकर विचार विमर्श किए और एक प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद जितने बिरहा के कलाकारों से अपना संपर्क था, उस समय चूँकि मोबाइल का ज़माना कम था, फिर भी हम लोग संपर्क बनाकर लोगों को बुलाए और काफ़ी विचार विमर्श चला। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो ये हुआ कि अब एक संस्था का नाम रख दिया जाए। तो संस्था का नाम सभी लोगों के सहमति से अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर रखा गया। और उसमें ये विचार आया, हमने कहा कि समिति हमारी बन गई, अब हम लोग सबसे अधिक से अधिक जुड़ेंगे, हमारा काम जोड़ना होगा। और जब एक साथ जुड़ेंगे, सबके भाव एक साथ मिलेंगे, सबके विचार एक साथ आएंगे, तो उसमें विकास का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जिस पर हम चलकर अपने कार्यक्रम में, अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। और उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा सरकार के यहाँ, क्योंकि जब तक संस्था पंजीकृत नहीं होगी तब तक उसके बहुत मायने नहीं होंगे। तो ये भी प्रस्ताव पारित हो गया। हमने कहा उसके लिए मैनुअल चाहिए, बिना मैनुअल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मैनुअल के लिए ये पारित हुआ बैठक में कि मैनुअल आप ही लिखें, हमको कहा गया। हमने कहा कि हमारे बिरहा जगत में बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं और पढ़े लिखे हैं, कवि हृदय वृंद के माध्यम से, और कलाकार साथी भी सब लोग मिल बैठकर अपना विचार दें, मैनुअल बनाया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन सभी साथियों ने अब जैसे भी हो मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और वह भार मुझे दे दिया। मैं उस भार से हटना भी चाहता था, क्योंकि मैनुअल लिखना मैं जो समझता था बहुत आसान चीज़ नहीं है। और ऐसा मैनुअल जिसको हमारा बिहार समाज भी अपनी स्वीकृति दे और रजिस्ट्रेशन विभाग भी स्वीकृति दे, फिर भी हमने उसको स्वीकार किया और रजिस्ट्रेशन मैनुअल लिखा। उस मैनुअल को बिरहा समिति के बैठक में पारित किया गया। पारित करने से पहले समिति का एक संगठन बना दिया गया था, जैसे अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, मंत्री कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, उप कोषाध्यक्ष कौन होगा इत्यादि। एक संगठनात्मक एक कार्यकारिणी बना ली गई और उसके माध्यम से उस समिति के मैनुअल को लिख पढ़कर टाइप कराकर वाराणसी रजिस्ट्रेशन दफ्तर था, वहाँ मैं पहुँचा। तो एक बार उसमें आपत्ति लगाकर वापस कर दिया गया ये कि अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर, ये इसमें आपत्ति ये है कि गाजीपुर अलग होना चाहिए, समिति का नाम अलग होना चाहिए, ऐसा वहाँ से आया।
तो उस आपत्ति को दूर करके हमने पत्र लिख दिया कि समिति का नाम अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति होगा और यह गाजीपुर जनपद में काम कर रही है। उसका मुख्यालय का पता हमने दे दिया। दूसरी बार गया तो रजिस्ट्रेशन में एक सकारात्मक पहल आई और वहाँ से एक और आपत्ति दी गई कि आपकी जो नियमावली है उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं और वो परिवर्तन ये है कि जो सदस्य प्रति सदस्य उसकी फ़ीस क्या होगी, सदस्यता शुल्क क्या होगी, तो उसको भी स्पष्ट कीजिए। तो उसको भी हमने स्पष्ट कर दिया। उस समय सदस्यता शुल्क 100 रुपया और मासिक शुल्क 5 रुपया हमने ऐसा लिखकर उसमें आपत्ति दूर करके रिमूव करके भेज दिया। और तीसरी बार हमारी समिति को रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो गया और 88 से लेकर ये रजिस्ट्रेशन हमको मिला 1992 में और रजिस्ट्रेशन मिल गया तो हमारी समिति एक सरकारी संस्था हो गई और उसमें हम लोग काम करने लगे। और उसका उद्देश्य था, हमारे समिति में जो मैनुअल था वो उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम बिरहा को एक सशक्त, हमारी विधा जो ये बिरहा है सशक्त विधा है, इसको ऐसा बनाएंगे कि इसके प्रति सभी लोगों का आकर्षण बढ़े जी। जो पढ़े लिखे हैं उनका भी इसके प्रति आकर्षण बढ़े। क्योंकि बहुत लोगों के प्रति हम लोग सुना करते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोग कहते थे कि बिरहा गाने वाले सब झूठ मूठ की बात गाते बजाते हैं, कहीं कोई प्रामाणिकता इसकी नहीं है और विशेष लोग ही इसको गाते बजाते हैं। तो इसको हम लोग महसूस भी किए, हम लोग इसके प्रति हम लोग काम करना शुरू किए और हमारा लक्ष्य था कि बिरहा के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करेंगे, एक ऐसा स्वर प्रस्तुत करेंगे मंच के माध्यम से कि लोग उसको अधिक से अधिक सुने और हमारी बिरहा घर में, आंगन में, समाज में, माँ बहनों के सामने कहीं भी अगर उसका कैसेट लगा दिया जाए तो उसको सब लोग सुन सकें। हाँ, लज्जित ना हो कोई। हाँ, किसी को लज्जित ना होना पड़े। और जब पुरुष वर्ग से और महिला वर्ग से सबके साथ जब हमारी बिरहा सब लोग उसको लेंगे तो उसका महत्ता और बढ़ेगा। तो इस पर भी हम लोगों ने काम किया। हमारे कलाकार साथियों के बीच में जो काफ़ी उत्सुकता से समिति में काम कर रहे थे, मैं बार बार भी कहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी जो श्री शिवदार यादव जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जतिराम राम बेचारे आज हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्गासीन हैं, वो उनका बड़ा सहयोग था। और भी तमाम कलाकार थे, बहुत सारे कलाकार थे। तो उस पर कार्य होता गया और उसमें हमको काफ़ी लोग जुटते गए और हमारी समिति की संख्या गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया और हमारे जो पड़ोसी प्रांत बिहार है उसके जो पड़ोसी ज़िले हैं, काफ़ी कलाकार आने लगे और एक साथ हम लोग बैठक में 300 से 400 तक लोग बैठते थे सर जी। और काफ़ी विचार आते थे। उसमें अब जब हम लोगों का परिचय पूछते थे तो कुछ ऐसे भी लोग आने लगे जो काफ़ी वेल एजुकेटेड थे। कुछ लोग MA थे, हिंदी से MA थे, कुछ लोग BA थे, कुछ लोग इंटरमीडिएट थे, हाई स्कूल मिडिल, तो बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग को ये लगने लगा कि हमारा बिरहा समाज एक वेल एजुकेटेड हो रहा है और इसमें शैक्षिक लोग आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इसके प्रति बिरहा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। एक और चीज़ थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि बिरहा को केवल यादव गाते हैं, केवल भर गाते हैं, छोटी जातियां गाती हैं, बड़े लोग नहीं गाते हैं, बड़े जातियों के लोग। लेकिन हमने देखा कि बिरहा के प्रति लोगों का आकर्षण ऐसा बढ़ा कि उसमें ब्राह्मण जात के भी कलाकार आ गए, ठाकुर जात के भी कलाकार आ गए, श्रीवास्तव लाला बिरादरी के भी लोग आ गए, जो कलम के जादूगर कहे जाते थे, वो लोग भी बिरहा गाने लगे। तो हम लोगों को, हमारे समिति के लोगों को, पदाधिकारियों को बड़ा एक संतोष मिला कि इसमें तो सब लोग आ रहे हैं। इसका अर्थ यही न है कि जो लोग नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बिरहा के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया और हमारे अंदर जो कमियां दिखाई देती थी, हम लोग समिति के बैठक में बैठकर, जैसे सपोज फॉर 1 मिनट मान लीजिए हमारा कलाकार 8 बजे से कार्यक्रम है, वो 8 बजे के बजाय 8:30 बजे पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया, तो उससे शिकायतें मिलती थी
कि 8 बजे आना चाहिए, 9 बजे आप आ गए। तो ये शिकायत अच्छी हम लोग नहीं समझे। तो हम लोग बैठक के माध्यम से अपने कलाकार साथियों को एक नसीहत देते थे कि अगर 8 बजे हमारा कार्यक्रम है तो हमको 7:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। इससे जो कार्यक्रम करा रहा है उसके मन में एक बड़ा संतोष होगा और आपके प्रति एक जागरूकता भी होगी और वो बार बार आपको बुलाने का प्रयास करेगा। तो इसको दूर करने के लिए दूसरा ये कि हम जब मंचन करते हैं तो पहले मुकाबला हुआ करता था। अगर कोई महाभारत के प्रसंग से कोई गीत गाया कलाकार भी रहा तो दूसरा कलाकार भी उस प्रसंग के आगे का गीत गाता था और उससे लोगों में उत्सुकता बढ़ती थी कि ये दोनों कलाकार तो एक दूसरे को के पैरेलल चलकर और गीत गा गा कर काफ़ी आनंद दे रहे हैं। अब देखा ये गया कि कुछ ऐसा पीरियड आया कि ये प्रतिस्पर्धा वाली बात कलाकारों में कम होने लगी ना। अब वो महाभारत से गा दिया तो हम महाभारत से न गाकर हम रामायण से गा दिए। तो इससे एक मुकाबला जो प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी उसमें जो आकर्षण था ना वो कम हो जाता था। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिरहा के कलाकार को, चूँकि हम लोग समिति बनाए हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग को मुकाबले से नहीं हटना है। अगर इतिहास गा रहे हैं तो हम भी इतिहास गाएंगे, अगर शिव पुराण से गा रहे हैं तो हम भी शिव पुराण से गाएंगे, अगर महाभारत से गा रहे हैं तो हम भी महाभारत से गा रहे हैं, अगर कोई लोक गाथा गा रहा है तो हम भी लोक गाथा गाएंगे। इससे हमारी बिरहा भी विकसित होगी, बिरहा की परंपरा भी विकसित होगी और लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग इस पर काम करते रहे और आज तक वो हमारी समिति बरकरार है और इसमें हम समय के हिसाब से कार्य करते रहते हैं। तो समिति का अभी जो माने कार्यालय है कहाँ पर है? नवापुरा घाट शिव मंदिर गाजीपुर जी, कार्यालय वही है। तो ये जो जैसे इस कला के संवर्धन के लिए जी, समिति क्या कर रही है? सबसे पहले तो एक हम लोग प्रस्ताव पारित किए कि अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर के तरफ से साल भर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हम लोग करेंगे जिसका नाम दिया हम लोगों ने स्वर संगम समारोह। स्वर संगम समारोह, स्वर संगम समारोह में समिति के सभी कलाकार एक मंच से मंचन करेंगे और बहुत सारे कलाकार हैं तो समय कम निर्धारित किया गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रत्येक कलाकार को गाने का। और उस स्वर संगम समारोह के माध्यम से कलाकारों को साल भर में एक बार अवसर मिला और जनता के सामने सबको अपना प्रस्तुतिकरण करने का भी अवसर मिलता है। आज भी उस कार्यक्रम को करते हैं हम लोग, आज भी। ये जो समिति है, जी सर, क्या इसके पास अपना भवन और अपना पुस्तकालय वगैरह कुछ है? अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं बिरहा भवन के लिए। बौरी, डाड़ेबन बौरी के पास हम लोग बिरहा भवन के लिए ज़मीन ले चुके हैं। अब उस ज़मीन पर बिरहा भवन निर्माण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, पैसे एकत्र कर रहे हैं। क्योंकि समिति के पास पैसे कम हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिरहा भवन का निर्माण हो जाए। उसके बाद उसी में हम लोग पुस्तकालय भी खोलेंगे और महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी संकलन करेंगे। बिरहा से जुड़ी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको भी हम उसमें एकत्र करके रखेंगे, कलेक्शन करके, और उससे जो भी बिरहा समाज में एक संदेश देना होगा उन पुस्तकों के माध्यम से भेजेंगे। इतने बिरहा वाले कलाकार आपके साथ जुड़े समिति के जरिए से, जी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और मैं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा संगठन बनाने के लिए लोगों के आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है और आर्थिक सहयोग त्याग की भावना से ही संभव है। बिल्कुल सही कह रहा है। बसपा अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी, कांसीराम ने उसको खड़ा किया, तो उसके पीछे उन्होंने लोगों में एक पे बैक टू सोसाइटी, जी, माने आप अगर कुछ बन गए तो समाज को आप क्या दे रहे हैं इसकी कसौटी रखी उन्होंने। जी, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 1 महीने की पूरी तनख्वाह उनको देनी पड़ती थी जी, और अगर कोई आनाकानी करता था या मान लीजिए 5,000 दे दिया और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो लोग वो पैसा उसके मुंह पर फेंक कर चले जाते थे कि भिखमंगा समझ रखे हैं क्या। जी, देते थे लोग। और इस तरीके से बसपा, वामसेफ का और फिर बसपा का जी, विकास हुआ। जी, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन इससे हुआ, समाज के भीतर हुआ। बिल्कुल।
लेकिन क्या बिरहा से जुड़े हुए लोगों ने इस तरह की भावना का प्रदर्शन किया? जब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत की आवश्यकता हुई, उसमें पहला ये बिरहा भवन ही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे जी। ज़मीन के खरीदने में और ज़मीन पर भवन निर्माण करने में। तो इस समय पहले तो हम लोग अपने समिति में जितने लोग आते हैं, जितने कलाकार, उनके माध्यम से हम लोग पैसा 5,000, 2,000, 1,000 स्वेच्छा से जिन लोगों ने जितना दिया, पहले कोई दबाव नहीं दिया गया, तो हम लोग अब तक 1.5-2 लाख रुपए की व्यवस्था की है जिससे ज़मीन ली गई है। और इस तरह की पहल हम कलाकारों से अब करने जाएंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए। जब कोई चीज़ की नींव पड़ती है ना, तो उसको बताने में अच्छा लगता है। जी, जी। तो पहले पैसा मांगने में ये अच्छा नहीं लगता हाँ, था कि आप पैसा क्यों मांग रहे हैं। अब हम ज़मीन ले लिए हैं, अब उस पर जब पिलर खड़ा कर देंगे तो उनको बताएंगे कि अब बिरहा भवन का निर्माण हम कराने जा रहे हैं, आप सबका सहयोग होगा तभी इसको कर पाएंगे, क्योंकि यह एक सामाजिक संस्था है। और अगर बिरहा भवन अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर के द्वारा बना दिया जाता है तो ये बिरहा जगत का एक पहला मिसाल होगा। जी, जी। आज तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किसी बिरहा भवन कहीं है नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप भी काफ़ी दौड़ा कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बिरहा काम कर रहे भवन हैं। केवल अपने घर का नाम उन्होंने बलेश्वर ने रखा है मऊ में, और वही है। और अब उसका भी पुरसा हाल बहुत नहीं है लोग। हाँ, तो वो व्यक्तिगत हो गया, मतलब लेकिन वो उन्होंने कराया, उसका बिरहा का नाम तो रखा हुआ। अब हम लोग उस चीज को कलाकारों के सामने रखे हैं कि इतना पैसा लगेगा। अब तक तो जो आश्वासन मिला है वो यही मिला है कि आप लोग काम शुरू कीजिए, जितना पैसा लगेगा उतना हम सभी लोग मिलकर देंगे। जी, जी। हाँ, बड़े बड़े कलाकार जैसे ओम प्रकाश यादव जी भी हमारे समिति के सदस्य हैं, विजय लाल जी भी हैं और सारे कलाकार हैं। तो उन लोगों ने भी मन से समिति की बैठक में आश्वासन दिया कि हम लोग ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक कार्यक्रम का पैसा 20,000, 25,000, 30,000 भी हम लोग दे सकते हैं। जी, ये तो देना ही चाहिए, क्योंकि तो इसके बगैर यह तो एक नहीं होगा। सकारात्मक पहल मिली और हमें तो बड़ी खुशी हुई, हमारे समिति के तमाम पदाधिकारियों को बड़ी खुशी हुई। तो पहले तो हम लोग अपना ज़मीन पर पिलर खड़ा कर लें, इसके बाद हम लोग सबसे मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि बिरहा जगत के कलाकार कभी और जो बिरहा के प्रेमी हैं निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे। तो अभी जो आपने भवन की परिकल्पना की है, जी सर, तो उसमें किस तरह की परिकल्पना है कि क्या बनाएंगे? जैसे मान लीजिए दूर दराज से लोग आएंगे, उनके लिए गेस्ट हाउस या और तमाम सारी चीज़ें जो वहाँ रहेंगे, रिसर्च करने वाले आएंगे, अगर मान लीजिए आते हैं, कोई अमेरिका से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कहीं से, तो उसके रहने के लिए गेस्ट हाउस और वहाँ रसोई और उसके अलावा लाइब्रेरी और दूसरी तमाम सारी चीज़ें, बैठक भवन, बड़ा काफ़ी लंबी परियोजना जी जी है। जी जी मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ से नीचे का ये मामला नहीं है। अगर बढ़िया तरीके से आप बनवाएंगे और 2 मंजिला बनवाएंगे जी। तो 1 करोड़ से नीचे तो किसी सूरत में नहीं है। तो ये बजट आपने लोगों के सामने रखा कि ये इसमें यह जो है और इस अभी तो जमीन खरीदने का बजट रखा गया था, हम लोग जमीन खरीद लिए। अब भवन निर्माण का जो खाका हम तैयार करेंगे और उसमें हम सोच रहे हैं कि एक उस भवन में एक तो पहले समिति का कार्यालय होगा जिसमें हमारे सभी रिकॉर्ड संचित होंगे। दूसरा, आने वालों के लिए बिरहा से जुड़े या बिरहा से प्रेम रखने वाले जितने लोग आएंगे तो कम से कम उनको ठहरने रुकने के लिए एक जगह हो, एक रूम हो, वहाँ एक हैंड पाइप हो, वहाँ लैट्रिन रूम हो, कम से कम आदमी रहे तो खाने पीने, सोने, बैठने, उठने, लैट्रिन, पैखाना की व्यवस्था हो। इसकी हम लोग अपने दिमाग में खाका बना रहे हैं और इसका एक खाका बनाकर उस भवन का, उस पर कितना खर्च होगा इसको हम लोग अनुमानित एक लागत तैयार करेंगे और उसके हिसाब से एक बार तो ये काम बिरहा समिति नहीं कर सकती है, उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस कार्य को करेंगे और उस पर अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति गाजीपुर का एक बढ़िया सा बोर्ड होगा ना, चूँकि वो रोड के किनारे है, जस्ट रोड के बगल में वो ज़मीन है। आने जाने वाले लोग उसको देखेंगे तो कम से कम ये कहेंगे कि ये बिरहा वालों का भवन है ना।
और उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो जो नहीं भी चाहने वाले हैं उनसे भी कहने पर सहयोग निश्चित रूप से वो करेंगे। तो इस तरह की भावना हम लोगों की है। आप सरीखे लोग अगर आ जाएं तो हम कम से कम आपको बैठने का इंतजाम कर सकें, खाने पीने का इंतजाम कर सकें, नहाने धोने का इंतजाम कर सकें, लैट्रिन पैखाना का इंतजाम कर सकें। अगर आप कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं बैठकर तो उसके लिए आप एक शांतिमय जगह आपको दी जा सके। इस तरह की हमारी सोच है, अभी ये अपनी सोच है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब भवन बन जाएगा उसके बाद उसके मेंटेनेंस का भी एक बड़ा खर्चा होता है। जी जी होता है हर वर्ष जो है जी उसके मेंटेनेंस, और जाहिर सी बात है जो आया गया है जी उससे आप कहेंगे कि भाई यहाँ कुछ पैसे देना पड़ेगा, तो हो सकता है वो हिचके, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको अधिक दे देंगे। और तरह तरह की चीज़ें। तो बहुत एक जिम्मेदारी और बहुत माने प्रतिबद्धता की ज़रूरत है इस काम के लिए। ये काम आपने फाना है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो पूरी हो, और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे श्रीनाथ जी के हाथ मजबूत करें ताकि ये अपने मिशन में कामयाब हों। क्योंकि इस लोक कला को, लोक विधा को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का सहयोग मिले। लोगों के सहयोग से पता नहीं क्या क्या खड़ा हो जाता है। पूरी की पूरी सरकारें बदल जाती जी हैं, जी बिल्कुल, पूरा का पूरा बिल्कुल निज़ाम बदल जाता है बिल्कुल। और सारी की सारी दुनिया बदल जाती है। तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। एक छोटा सा बिरहा भवन 3-4 विषय में जिसका वो है, तो वो होना ही चाहिए। गाजीपुर में होना चाहिए, बनारस में होना चाहिए। और वे जैसे यहाँ पर सिधौना के पास जो है बिहारी गंज का डगरा जो है बिहारी, तो इस तरीके से बिरहा के जो महान कलाकार हैं उनके नाम पर सड़कों और रास्तों का भी वो डिमांड होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें, क्योंकि कलाकार अगर उस रूप में सम्मानित नहीं किया जाएगा कि उसके नाम पर कुछ है, जैसे शिव जी का साँड़ छोड़ा जाता है जी उसी तरीके से बिरहा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वो जहन को भी ऊर्जस्वित करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें हों। बलिया में हो, गोरखपुर में हो, केंद्र थे ये सब जो है छोटे छोटे, और बड़ा केंद्र इसका बनारस है। बनारस में भी कुछ नहीं है, बनारस में भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक प्रश्न आपके निजी जीवन से भूल गया था करना। जी आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? मेरा जन्म 28/8/1957 को ग्राम कमालपुर लोधी, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में हुआ। हमारे पिताश्री 3 भाई थे और हमारा परिवार एक सामान्य परिवार था, गृहस्थ परिवार, कृषक कह लीजिए, सामान्य कृषक परिवार हमारा परिवार था जिसमें हमारा जन्म हुआ। और एक सबसे बड़ी चीज़ जान लीजिए, वो अपने परिवार का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी कह लीजिए, जब हम जन्मे तो हमारे जन्म से पहले हमारे परिवार में कोई क भी लिखने वाला नहीं था। क्या बात है! मैंने आपने कहानी बदली जी, और अच्छी तरह बदल दी, और अभी बदलने का बड़ी इबारत लिख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने जीवन परिचय की चर्चा छेड़ी है तो कुछ और भी बताना चाहूँगा। जी जी जी, एकदम स्वागत। मैं जब 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी, 4 या 5 वर्ष रही होगी, तो एक दिन के अंतर पर मेरे चाचा और पिता दोनों का देहावसान हो गया और दोनों ही जवानी की अवस्था में थे। चेचक बड़ी माता उस समय छाई हुई थी और बहुत बड़ा प्रकोप था, और मुझे भी चेचक लगा था जी। चाचा जी मर गए, उसी रूम में मैं भी था। जब वो सीरियस हो गए तो मुझे याद आज भी है कि उस घर से मुझे दूसरे घर में ले जाया गया। जब मैं दूसरे घर में चला गया तो अब मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। चाचा जी मर गए और मेरे पिताश्री परवाह करके जब लौटे गंगा जी से तो वो बीमार पड़े और दूसरे दिन वो भी मर गए। मेरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ चेचक माता का प्रकोप नहीं था। यहाँ तक कि मेरे आँख में भी चेचक का प्रकोप हो गया था। और चूँकि मैं 4 से 5 वर्ष का ही बालक था, मैं
एक तरह से बेहोश टाइप था और मैं आँख को मल दिया और आँख के मलने से उसमें चेचक फूट गई और मेरी दोनों आँख खराब हो गई और मुझे 3 महीना तक दिखाई नहीं दिया। मैं पूर्ण रूप से 3 महीने तक अंधा रहा। मेरी माँ विधवा हो गई थी, मेरी चाची भी विधवा हो गई थी। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परिवार के स्थिति को संभाले। किसी तरह से माँ जो है वो दौना की पत्ती और जो चेचक का ध्यूल होता है जिसको कहते हैं ऊपर से जो छूट जाता है उसको एक में पीसकर और उसका रस आँख में डालती थी। तो एक आँख से तो मुझे बिल्कुल नहीं, उससे उसके बाद मेरी एक आँख नहीं उभरी, दूसरी आँख से मुझे दिखाई देने लगा। और समय बीतने के बाद घर की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई। मुझे स्कूल भेजने वाला कोई नहीं था। और सच्ची कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। एक दिन मैं सुबह उठा और माँ से कहा कि मुझे 2 पैसे दे दो, मैं जाऊंगा दुकान पर मिट्टी का दावात लूँगा और दुधिया, और क्या करोगे? तो स्कूल जाऊंगा। मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं अपने से सामान लिया और छोटी सी पलेट लेकर स्कूल चला गया। और जब मैं स्कूल में गया तो तब से मेरे प्रति गुरुजनों की जो इच्छा शक्ति थी या मेरे प्रति जो लगाव उनका था अनायास बढ़ गया। और मैं जल्दी ही जो लड़के हमसे पहले क्लास 1 में थे मैं उनके साथ हो लिया। और उसके बाद मैं क्लास में आगे हर साल होता गया। और अपने मुंह से मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। गुरुजनों का प्यार इतना मिला और माँ सरस्वती की कृपा इतनी बरसी हमारे ऊपर कि पढ़ने लिखने में मैं अच्छा हो गया। अब मुझे गुरुजन बैठे रहते थे और कहते थे, गुरुजन की श्रीनाथ तुम आओ। और उस समय ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, श्यामपट जिसको कहते थे, और वो बांस के खंभे पर उसको लगा दिया जाता था। तो उसी पर हमको कहते थे कि आप बच्चों को गणित पढ़ाओ जी। कक्षा 5 अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हमने पास किया। और कक्षा 6 में श्री नृसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा जी, जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल महोदय जी हैं मनोज सिन्हा जी, उन्हीं का वो विद्यालय था। उनके पिताजी उस समय प्रिंसिपल थे। और जब मैं उनके स्कूल में पहुंचा, लोगों के माध्यम से हमारी जानकारी दी गई, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और हाई स्कूल तक मेरी वहाँ फीस नहीं लगी। मनोज सिन्हा जी 1970 में हाई स्कूल पास किए और इनका यूपी में 7वां स्थान था। उस समय नकल की प्रथा नहीं के बराबर थी, शुरू हो गई थी, इनिशिएट हो गई थी, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे। और 70 में पास किए, हम 71 में थे। तो फरवरी का महीना था, परीक्षा आने वाली थी, प्रिपरेशन की तैयारी चल रही थी। प्रिंसिपल साहब, हम लोग बैठे थे क्लास में, आ गए और एक मास्टर साहब थे जो बहुत ही सुंदर केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वही हम लोगों को हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। एक गांव मिरानपुर है हमारे गांव के बगल में, वहीं के थे वो, श्री रमाशंकर राय। उनसे कहे कि इस वर्ष तो कोई लड़का यूपी में स्थान नहीं लाएगा। मास्टर साहब से, मास्टर साहब नहीं कुछ बोले, भाई वो प्रिंसिपल थे और बहुत बड़ा उनका अनुशासन था। दूसरी बार कहे कि कहा भाई रमाशंकर जी, आप बोल नहीं रहे हैं, इस साल तो हमारे स्कूल का कोई लड़का स्थान नहीं लाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका स्कूल इस साल भी उत्तर प्रदेश में स्थान के रूप में दिखेगा। कहे कि नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं है। तो कहे कि लड़का है, अच्छा नाम बताइए कौन लड़का है। तो हम लोग अगले बेंच पर बैठते थे ना, तो कहे कि श्रीनाथ यादव जो बैठा हुआ है लड़का ना, ये स्थान जरूर लाएगा।
तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि खैर लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि यूपी में स्थान आना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो स्थान मिलेगा। खैर ये बात ख़त्म हो गई, और ये बात इतनी भारयुक्त हो गई कि जिस मास्टर साहब ने ये कहा था कि स्थान आएगा, वो भी प्रेशर युक्त हो गए और हमारा नाम ले लिया गया, तो हमारे ऊपर एक अलग से प्रेशर हो गया। खैर बहुत दूर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो जो रिज़ल्ट आया 1971 में मैं था, जब रिज़ल्ट आया मैं घर से नाराज़ होकर निकल गया था। कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी आई थीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, और हम लोग चूँकि छोटे थे, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे, घर से बाहर चले गए ऐसे कि 2-4 दिन के बाद आ जाएंगे। उसी पीरियड में वो रिज़ल्ट निकला तो उसमें देखा हमने, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन वो बात मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और जिस दिन रिज़ल्ट निकला उसी दिन, उसके दूसरे दिन मैं घर आ गया। लड़के मार्कशीट के लिए जाने लगे स्कूल में, मार्कशीट भी आ गई, मैं नहीं गया। हमारे गांव के 2 अध्यापक इस स्कूल में पढ़ाते थे, एक श्री राम भुवन शुक्ल जी और दूसरे श्री राम प्रसाद शर्मा जी। तो 10 दिन बीत गया, तो राम प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि श्रीनाथ आप स्कूल में क्यों नहीं जाते हो, सभी लड़के मार्कशीट लेकर आए हैं, आपको जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जाएंगे सर। तो नहीं जाओ, प्रिंसिपल साहब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई। ठीक है चले जाएंगे। तो मैं दूसरे दिन गया। और एक चीज़ संक्षेप में कहना चाहता हूँ, जब मैं पहुँचा तो सभी टीचर प्रिंसिपल के चेम्बर में बैठे हुए थे, सब लोग, और एक मास्टर साहब थे शेरपुर के, श्री गिरिजा राय, वो लड़कों को मार्कशीट बांट रहे थे बाहर बैठकर। तो हमको देखे तो बुलाए, आओ श्रीनाथ अपनी मार्कशीट ले लो। हमने मार्कशीट अपनी लिया। मार्कशीट जब ले लिया तो सामने देखा तो सामने प्रधानाचार्य जी का वो रूम था, सभी अध्यापक वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग शिष्य थे, मार्कशीट को हाथ में लिए और गए। सबसे पहले हमने प्रधानाचार्य जी का चरण स्पर्श किया, इसके बाद सभी अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श किया। और प्रधानाचार्य जी ने जो एक सम्मान दिया मुझे, वो भूलता नहीं है कि एक गरीब परिवार का लड़का, उन्होंने अपने बाँ के बगल में मुझे करके और एक पुत्र सरीखे प्यार देते हुए कहा कि श्रीनाथ वो मास्टर साहब ने जो कक्षा में कहा था वो तुम्हें बात साकार कर दी और तुम्हारा 10वां स्थान है। और हमारे परिवार में कोई हमको गाइडलाइन देने वाला नहीं था, मैं रात भर सोऊं या रात भर पढ़ूं, स्कूल जा रहा हूं कि रास्ते में खेल रहा हूं, या स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैंने कहीं से कोई गाइडलाइन हमको मिलने वाली नहीं थी। मुझे लग रहा था कि एक दैवी शक्ति जो है मुझे प्रेरणा दे रही है, मेरा सहयोग कर रही है। और मैं वहाँ से लेकर MSc तक अपनी शिक्षा पूरी की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं विज्ञान का छात्र था, मैथमेटिक्स से हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी PG कॉलेज गाजीपुर से ये डिग्री 77-78 में प्राप्त किया। तो ये मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय है। बहुत अच्छा, एक प्रेरणादायी जीवन परिचय है, क्योंकि जिन हालात से आप निकले थे उन हालात में स्कूल जाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी, और आज की तरह माहौल भी नहीं था। नहीं। तो उसके बाद फिर आप नौकरी में आए? जी, उसके बाद एक मेरे मन में संकल्प आया, जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूँगा तब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा। एक लक्ष्य था मेरा एजुकेशन का। हालांकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, और दूसरी चीज़ कि मैं अपनी शादी भी नहीं करूँगा। MSc जब हमने कंप्लीट किया, उसके पहले मैंने BSc क्वालिफिकेशन के लिए एक वांट निकला हुआ था टीचर का, मैंने उस वांट को भरा था।
वहाँ मुझे कॉल किया गया, मैं मेरिट में भी था। मुझे लगा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरा इंटरव्यू लिया गया, मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा भी हुआ। जब मैं वहाँ से रिटर्न होने लगा, तब मुझे साइड से ये कहा गया कि तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो जाएगी, लेकिन इतना रुपया चाहिए। मैं 2 मिनट तक कुछ बोला नहीं। 2 मिनट के बाद हमने कहा कि सर मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, मैं एक गरीब छात्र हूँ और इस पैसे का भुगतान मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, देखा जाएगा। उसके बाद मैंने ये किया कि फिर अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा। तब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर लिया और वाराणसी या लखनऊ से मैं आ रहा था, वापस कहीं किसी काम से गया था। रास्ते में एक वांट निकला पोस्टल डिपार्टमेंट का, पीए कैडर का जी। और मैंने उस वांट को भरा। उस समय रजिस्ट्री में 2 रुपया 75 पैसा लगा था और केवल अपना डिटेल देना था, नाम, एजुकेशन, परसेंटेज, मार्क, मैंने वो भर दिया। गाजीपुर के लिए ही था। तो उस समय जब भर दिया, तो जब ये मेरिट लिस्ट निकलती थी ना, जो वैकेंसी थी उसके जितने वांट भरे गए हैं, लड़कों ने भरा है, तो जब निकलता था तो वो पूरा मेरिट वाइज पेपर में निकल जाता था सर। तो 1 या 2 महीने के बाद वो पेपर में आया, तो मैंने देखा तो मेरा नाम उसमें था। तो उस चयन प्रक्रिया में ये था कि हाई स्कूल का पूरा परसेंटेज जोड़ा जाता था, प्लस ग्रेजुएशन का, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो 5% और हाई स्कूल का पूरा, तो 81.4% हमारा हाई स्कूल में था जी। 5-5-10 तो 91.4% हो गया। तो पूरे यूपी में इसमें भी हमारा पहला नंबर पर था। तो हमको 1.5 वर्ष तक पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने कॉल ही नहीं किया गया कि तो ऐसा मेरिटोरियस लड़का है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। तो मैं साल भर तक ऐसे ही उसकी तलाश में रहा। मैं चूँकि गरीब परिवार का लड़का था और कहीं जाता था तो पैसे के लिए डिमांड किया जाता था, जो मेरे बस की बात नहीं थी। पोस्टल डिपार्टमेंट में केवल 2 रुपया 75 पैसे की रजिस्ट्री लगी थी और ईमानदार डिपार्टमेंट था। पोस्टल डिपार्टमेंट देश का एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके प्रति देश के सभी लोगों का एक आस्था इससे जुड़ी हुई थी। और पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वालों को अलग से अवार्ड मिला करता था, सैलरी प्लस अवार्ड जी। तो मेरा उसके प्रति लगाव भी बहुत था। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि थी आपके लिए और हमारे लिए भी एक प्रेरणादायी उपलब्धि है ये आपकी। बिरहे के प्रति आपका जो लगाव है जी, वो कैसे बना और कैसे परवान चढ़ा? अच्छा, बिरहे के प्रति जो लगाव है, मैं छोटा था, बिल्कुल ये सत्य है। 3 में मैं पढ़ता था। गांव घर में अगर बिरहा गाने वाले लोग आ जाते थे तो सब काम धाम छोड़कर और बिरहा सुनने में चला जाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बिरहा। और जब तक बिरहा का कार्यक्रम ख़त्म नहीं होता था तब तक मैं बैठ कर सुना करता था। घर वाले जब आते थे तो मेरी माँ बोलती थी कि तुम कहाँ इतना देर तक गया था। और मेरे मन में ऐसा लगने लगा कि काश मैं भी बिरहा गाता। तो काश मैं भी बिरहा गाता, ये सोच आगे बढ़ी, वो रुकी नहीं। हालांकि मैं पढ़ रहा था, मैं एक विद्यार्थी था, साइंस साइड का विद्यार्थी था, लेकिन पहली बार मैं बिरहा 1-2 बिरहा लेकर सीखा। हमारे गांव में एक थे, वो बिरहा उरा गाते थे, तो उन्हीं से एक गीत लेकर हमने सीख लिया। गाने बजाने लगे। कहीं स्कूल में जाता था तो छोटी छोटी लोकगीत अब लोग जान गए गाता है, तो हमसे गुरुजन लोग गवाते थे बाल दिवस में, चाहे कोई 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, तो हम लोग मंच पे खड़ा होकर गाते थे। बड़ा प्रशंसा मिलती थी, तो थोड़ा मन और आगे बढ़ा, लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। उसमें हमारी जो मानसिकता है ना, वो और प्रबल होती गई बिरहा के प्रति। और एक बगल में शर्मा जी थे जिनके 3 लड़के थे और वो तीनों लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हमारे घर के बगल में उनका घर था।
मैं रात को बिरहा गाता था तो सवेरे उनकी शिकायत होती थी कि तुम अहिर जात के हो, रात भर बिरहा गाते हो और तुमको समझ में नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई क्या करते हो? तो पढ़ो लिखो, बिरहा से काम नहीं चलने वाला है। तो हम कहते थे कि शर्मा जी आपकी कृपा चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, अब क्या करें, आदत लग गई है, छूटती नहीं है। मैं पढ़ता भी हूँ। तो ऐसे जो है मैं कक्षा 8 में था तो मुझे मन में आई कि मैं एक गीत लिखूं। एक कहानी पा गया तो उसको मैंने अपनी भाषा में टूटा फूटा अपनी भाषा में मैंने गीत भी लिखा, उसको गाया भी, और उसके प्रति तो अब हमारा लगाव बढ़ता ही गया। मैं तो कक्षा 4 से ही मंच का कार्यक्रम गाने लगा। हमको लोग जगह जगह कर सो जाते थे, लड़के थे, गवाते थे। उस समय पुरानी बिरहा चलती थी, जोड़ का तोड़ दिया जाता था। झगड़ा भी अक्सर हो जाया करता था। पहले लोग मतलब बिरहा का कोई जवाब नहीं देता था, कोई बात होती थी, लेकिन हम उसी में गाते बजाते थे और लोग हमको बहुत प्यार देते थे ना, बहुत मोहब्बत देते थे। तो इसके प्रति हमारा लगाव बढ़ गया और मैं पढ़ाई पीरियड में भी और सर्विस पीरियड में भी मैं बिरहा गाता रहा, बिरहा लिखता भी रहा। और मैं 1988 में रेडियो सिंगर भी था और 1988 से लेकर 2005 या 6 तक मैं रेडियो सिंगर था। उसके बाद मैंने खुद छोड़ दिया। गोरखपुर से टेलीविज़न सिंगर भी था। श्री सूबेदार यादव जी जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, हम वो और एक और श्री लाल जी यादव, 3 कलाकार हम लोग गोरखपुर टेलीविज़न सेंटर गए थे और एक ही साथ हम लोग कार्यक्रम दिए थे। तो इसके प्रति हमारा लगाव बढ़ता गया और मेरे ये रग में हो गया, बिरहा के प्रति हमारा जीवन समर्पित हो गया। आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तब भी इसके प्रति मेरा लगाव कम नहीं हुआ है। हालांकि 2010 से मैं मंच का कार्यक्रम गाना बंद कर दिया हूँ, लेकिन उसको ये कहना कि बिरहा गाना बंद कर दिया हूँ तो मंच से केवल बंद कर दिया हूँ, हमारा मन और दिल तो बिरहा गाता रहता है। बहुत अच्छा। और मेरा सोचना यह है कि आपका मन हमेशा बिरहा गाता रहे, क्योंकि आप तो धूल के फूल हैं एक तरह से। जहाँ से आप उठे और जिस तरीके से उस कला ने आपको प्रभावित किया और आपने वहीं अपने आप को विकसित किया, और फिर आपने सपना देखा कि बिरहा भवन बनना चाहिए जी, और बिरहा की तमाम सारी जो विरासत है उसको इकट्ठा होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने उसको जो संकल्प लिया वो लगभग एक मुकाम तक पहुंच गया है और अगले मुकाम तक वो पहुंचेगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा कुछ लाइनें आप गा सकें तो अच्छा लगेगा। अभी जो बिरहे में तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, बिरहा तो होता नहीं कहीं जी हम बिरहा सुनने जाते हैं, भाषण सुन के चले आते हैं। जी तो ऐसे में बिरहे की जो परंपरा है पुरानी, जी जो लय है जी, वो कैसे बचेगी? यह जो आपने सवाल किया है, यही सवाल हम लोगों का भी है, क्योंकि बिरहा ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। बिरहा ने तो इतना दिया है हम कलाकारों को कि बिरहा के कलाकार फिल्म के एक्टर हो गए ना, बिरहा के कलाकार MP MLA MLC हो गए ना। भवन मकान, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तमाम तरह की उपलब्धियां, ऐशो आराम की ज़िंदगी वो बिता रहे हैं। तो ये सब बिरहा से ही मिला है। लेकिन हम लोगों ने, एक कसक है मन के अंदर, दिल के अंदर, हम लोगों ने बिरहे को क्या दिया? ये सवाल तो है। हम लोगों ने बिरहे को क्या दिया जिसकी वजह से बिरहा हम ना रहें, तमाम कलाकार ना रहें, नए कलाकार आएँ तो वो जाने कि पूर्व के कलाकारों ने बिरहा को क्या दिया है ना, क्या उसका इतिहास है, उसको लोग याद करें। तो ये कसक अपने दिल में भी है। और आज बिरहा में जो परिवर्तन हुआ है जी, बिरहा एक ऐसी विधा है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि हर गीतों को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है बिरहा। चाहे वो कहरवा हो, चाहे वो पूर्वी हो, चौलरिया हो, दादरा हो, कुछ भी हो, जितनी गीतें हैं, पारंपरिक गीतें हैं, सबको समाहित करके एक लोगों के अंदर ऐसा आकर्षण बिरहा देता है कि जो बिरहा का शौकीन है वो भी सुन लेगा, जो कव्वाली का शौकीन है वो भी सुन लेगा, जो पचरा का शौकीन है वो भी सुन लेगा। हैं? लेकिन अब बिरहा में जो परिवर्तन हो गया है
तो हमारी मूलभूत बिरहा का जो इतिहास है वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतरता जा रहा है। इसके प्रति हम लोगों में हम लोग इसको जागृत करना चाहते हैं। और ये कि जो हमारी पुरानी बिरहा है, अगर हम रात भर मंचन करते हैं तो उसमें पुरानी आदत डालने के लिए रात भर में 1 या 2 गीत जरूर गावें मंच पर, ये बिरहा है। जी। और हम लोग असल में बिरहा पहले व्यवसाय नहीं थी। सच बताऊं, जहाँ तक मेरी अनुभूति है, आप बिरहा बाद में चलकर व्यवसाय बन गई। व्यवसाय बनने का मतलब बिरहा से पैसे की आवश्यकता होने लगी। अब पैसा कैसे मिलेगा, तो लोगों के दिमाग में आया कि बिरहा का स्वरूप ही क्यों न बदल दिया जाए। स्वरूप बदलने का मतलब जो चीज़ बिरहा में नहीं है, जो बिरहा की मान्यता जिसको मान्यता नहीं देती है, उसको भी सम्मिलित कर लें और श्रोता को आकर्षित कर लें। जैसे डांस करना। डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं डांस की, नृत्य का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बिरहा के कलाकार को, जैसे बिरहा का कलाकार हमारी जो भारतीय वेशभूषा है, धोती कुर्ता गमछा, हम मंच पर खड़ा होकर धोती कुर्ता गमछा और टोपी पहनकर मंच पे उतरते हैं तो एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी बनकर मंच पे जाते हैं। लेकिन आज उसमें भी परिवर्तन हुआ, पैंट शर्ट भी पहनकर लोग बिरहा गाते हैं। जी जी। हैं, और गमछा चुदरी ओढ़कर डांस करके गाते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम ऐसा करेंगे तो श्रोता हमारे तरफ आकर्षित होंगे, पैसे की बारिश हो जाएगी। और पैसे की बारिश हो जाएगी। अब बिरहा का कोई प्रसंग लेकर गा रहे हैं, तो अगर उस बिरहे में कोई तर्ज आ गई तो उस प्रसंग से अलग होकर लोगों का ध्यान उस प्रसंग से हटाकर नाच की तरफ खींच देते हैं तो बिरहा का प्रसंग भी प्रभावित हो जाता है ना, ध्यान हट जाता है। तो ये कमियां हैं, हम इसको कमी मानते हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी बिरहा की विधा है, जो पारंपरिक गीतें हैं, जिसके बल पर बिरहा का एक स्वर्ण काल था, हीरा बुल्लू पारस रामदेव इत्यादि बिरजो शिवमूरत, वो स्वर्ण काल पुनः वापस हो। और तभी वापस होगा जब हम बिरहा के लेखक और बिरहा के गायक दोनों एक धारा में प्रवाहित होंगे। गाने वाले पुरानी बिरहा के तरफ पीछे मुड़ें, उसको गाएं, और लिखने वाले भी लिखें। क्योंकि इसकी भी कमी आ गई है कि जो पुरानी गीतें लिखी जाती थी, छंद ककहरा बंदिश अठंग दसंग, आज कल सभी कवि नहीं लिख सकते हैं। ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ जी। जैसे जैसे हमारा बिहार समाज बदला वैसे वैसे लेखनी भी बदली। लेकिन इसके तरफ हम लोगों का ध्यान है और हम लोग सजग हैं इसके प्रति। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मूलभूत चीज़ बिरहा में बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप सुना दीजिए 1-2 लाइन। मैंने एक शेर लिखा, मानव महान की शक्ति मानवता, अनैतिक कहर से कहरती नैतिकता। स्वार्थ का बीज पौधा से पादप हुआ, स्वार्थ का बीज पौधा से पादप हुआ, जिसकी साया में फलती पनपती दानवता। अपनों में अपनों का अपनत्व नाही, अपनों में अपनों का अपनत्व नाही, अपना ही अपनों का गुलशन जलाता, अपना ही अपनों का गुलशन जलाता। अपना है अपना मगर क्या है नीयत, अपना ही खतरे की घंटी बजाता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपको भी। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी पहल कदमी आप कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।